आप सभी को महावीर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत करते हैं। आइए, हम लोगों ने कल 10th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी में हम लोग अभ्यास 1.1 का जिक्र किए थे। अब हम लोग चलते हैं बिना देर किए एक्सरसाइज 1.2 के पास। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अब तक तो कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो जो भी है आपके पास आसानी से पहुंच सके। 10th क्लास का बैच हमेशा इस चैनल के माध्यम से चलेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी, जिससे घर बैठे आप लोग बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 में मैंने कल वास्तविक संख्या जो बताया था 1.1 में, तो उसमें जो है आपको परिमेय संख्या का तो जिक्र हमको 1.3 में करना है, लेकिन हम लोग जो कल पढ़े थे संख्या वास्तविक संख्या, उसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता था अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, विभाजन एल्गोरिदम द्वारा। तो हम लोग उसको कल देखे थे और इसके बाद एचसीएफ और एलसीएम भी इसमें ही निकालना है, लेकिन थोड़ा नियम उसमें चेंज हो गया है 1.2 में। इसमें यह हो गया है कि आपको अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा आपको गुणनफल के रूप में उस संख्याओं को व्यक्त करना है जो संख्याएं दी गई हैं। तो अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर कल हम लोग एक फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी के जो विभाजन सूत्र था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष पर हम लोग सारे संख्याओं को हल किए थे। मैंने कल जिक्र किया था कि भारतीय गणितज्ञ जो हमारे थे आर्यभट्ट जी ने पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिक दिया है, जो हम लोग आगे चल के उसको अभ्यास 6 में पढ़ेंगे। इसके पहले समांतर श्रेणी पढ़ेंगे 5 में, तो उसमें भी पाइथागोरस आर्यभट्ट जी ने उस प्रमेय का जिक्र कैसे किया है उसको भी पढ़ लेंगे। इसके बाद आगे जितने भी आपको त्रिकोणमिति है उनमें आर्यभट्ट जी ने जबरदस्त फॉर्मूले दिए हैं उसको भी जिक्र करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। इसलिए यहाँ पर 1.2 में कह रहा है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर आपकी जो संख्याएं दी गई हैं उसका जो है अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहली संख्या की 140 है, दूसरी संख्या कुछ होगी, तीसरी संख्या मैंने कठिन लगा 3825, इसको ले लिया। 3825 को अगर हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो सबसे पहले हम लोग विभाज्यता का नियम जो पिछली कक्षाओं में अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बार और हम लोग इसका जिक्र कर लेते हैं। देखिए विभाज्यता के नियम जो होते हैं, अगर किसी संख्या में हम कैसे जानेंगे कि हम 2 से भाग देंगे तो यह संख्या पूरी तरह कट जाएगी, यह कैसे जानेंगे कि इस संख्या में हम 3 से भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगी, 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह कैसे कटेगी, और 5 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कैसे कटेगी। देखिए अगर किसी संख्या के अंत में या इकाई स्थान पर 0 हो या 2 हो, तो वो संख्या या 2 का मल्टीपल हो, वो संख्या जो है 2 से पूरी तरह कट जाएगी। ध्यान से एक बार सुन लीजिए, अगर किसी संख्या के अंत में या इकाई स्थान पर या तो 0 हो या 2 हो या 2 का मल्टीपल हो, वो संख्या पूरी तरह 2 से कट जाएगी। अब देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम यह होता है कि अगर कोई संख्या दिया है और उसका योग कर देने के बाद जो संख्या आएगी वो अगर 3 से पूरी तरह कट जाएगी तो समझिए कि वो संख्या 3 से विभाज्य है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि 1 दे दिया और 3 दे दिया, 1 और 3 आपका 4 हो गया, ठीक ना। इसके बाद कोई ऐसा एक संख्या ले लीजिए जिसका योग करने पर 3 से कट जाए, तो 4 और 8 ले लीजिए यानी कि 138। तो 1 3 8, 3 1 4, 4 8 12, यानी कि जो 12 है वो 3 से भाग देने पर पूरी तरह कटना चाहिए। तो 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 चौके 12, यानी कि ये संख्या जो है 3 से पूरी तरह 138 कट जाएगी।
ठीक, यानी कि योग कर देने के बाद जो संख्या है उसमें अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो वो पूरी तरह कट जा रही है, तो समझिए कि पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 4 के विभाज्यता का नियम, 4 से के विभाज्यता का नियम ये है कि अगर किसी संख्या के अंत में दो संख्या जो दी रहे वो 4 का मल्टीपल हो तो भी 4 से कट जाएगी, नहीं तो इकाई स्थान पर अगर 0 या 4 हो तो भी 4 से कट जाएगी। अब देखते हैं 5 क्या क्या है जी, तो 5 का एकदम आसान है, अगर किसी संख्या के अंत में या इकाई स्थान पर 5 आ जाए तो वो संख्या पूरी तरह 5 से कट जाएगी। हम लोग विभाज्यता के नियम को जान लिए, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग अब देखेंगे कि 3825 जो दिया है, आपका जो 3825 दिया है वो किस संख्या से पूरी तरह कट रहा है। 3825 जो दिया है वो किस तरह से किस संख्या से पूरी तरह कट रहा है। आपका प्रश्न में दिया है कि 3825 आपका जो है उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब आज गुणनखंडन पहले से है और इसको गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो यहाँ पर देखिए अंत में 5 तो है, 2 5 है, 25 है, ये 5 से कट जाएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं कि क्या 3 से भी कट जाएगा। देखिए 8 है 3 11, 11 2 14, 14 है 5 आपका नहीं, 11 2 13 और 5 18, तो 18 जो मेरा योग आ रहा है वो 3 से कट जाएगा। चेक कर लेते हैं 3 से एक बार कटता है कि नहीं। तो यहाँ पर 3825 को अगर हम अभाज्य वर्गखंड कर रहे हैं तो 3 से करेंगे, 3 इकाई 3, यहाँ पर आपका बचा 8 हुआ, तो 3 दूना के 6, 2 बचा, तो 3 7 21, 3 5 15। अब देखिए इसको अगर कर रहे हैं, एक 16 और 75 है, 3 से कटेगा, 6 1 7 7 14, 14 5 19 नहीं कटेगा। अब ये लगता है कि 3 से नहीं कटेगा, यहाँ पर 3 दूना के 6 आएगा ना, 1275 हो जाएगा, 3 दूना के 6 होगा, तो यहाँ पर 2 1 3 7 3 10 और 5 15, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, इसके बाद आपका 7 बचा, तो 3 दूना के 6, 1 3 5 15, 425 आ गया। 425 को एक बार देख लेते हैं कि ये इसको योग करने पर इसका जो योग आ रहा है वो 3 से कट रहा है कि नहीं। 4 2 8 और 5 13 आ जा रहा है, तो ये 3 से अब नहीं कटेगा, 5 से जाएगा, 5 8 40, अच्छा 25। अब देखिए यहाँ पर 5 से कटाइए, 17 5 85, 17 जो है यह किसी भी टेबल में नहीं है, पहाड़ नियम ही नहीं कटेगा। अब क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 3 into 3 into 5 into 5 into 70, तो यहाँ पर 3 का 2 बार गुणा 3 स्क्वायर हो जाएगा, 5 का 2 बार गुणा 5 स्क्वायर हो जाएगा, into 17। इसी गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना था, तो ये आपका क्या हो गया, पूर्ण रूप से यह आंसर हो गया इसका। इसी तरह से आगे जो प्रश्न दिया है सब इसी बेस पे बन जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न आपका दिया है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके आपको दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ जाएगा तो आपका जो है संख्या सही है, आपका एचसीएफ एलसीएम सही है। देखिए कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके इसकी जांच कीजिए। संख्या जो दिया है 26 और 91 फर्स्ट नंबर में, पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और इसका जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो संख्या 2 को दिया है उसका गुणनफल गुणा करने के बाद जो आएगा उतना बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, जितना हम एचसीएफ निकाले रहेंगे और जितना एलसीएम निकाले रहेंगे उतना गुणा करने के बाद बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए कि 26 है और 91 है, 26 और 91,
तो 26 91 को अगर देख रहे हैं तो 7 में 91 को अगर देखेंगे तो 7 में अगर 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 91 आ जाएगा। 26 को अगर तोड़ रहे हैं तो 2 में 13 से कर देंगे तो भी 26 आ जाएगा। देखिए एचसीएफ वही होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में क्या आपका कॉमन है 13, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर कितना आ गया 13। एलसीएम अगर आपको निकालना है एलसीएम तो 2 इंटू 7 और इंटू 13 आपका होगा। इसका अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 हो जाएगा 14, 14 में अगर 13 से गुणा कर रहे हैं कितना आ रहा है 14 में 13 से गुणा करेंगे तो 182 आएगा, 182 आएगा। अब देखिए एचसीएफ गुणे एलसीएम करके और दो संख्याओं का गुणनफल करके हमको जांच भी करना है। जांच देखिए कैसे करना है। जांच दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या आपका क्या दिया है 26 गुणे 91 अब बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ को कितना दिया है आया है 13 आया है, एलसीएम कितना आया है गुणे 182। अगर दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2366। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा, दोनों बराबर है। इसका मतलब मेरा जो एचसीएफ और एलसीएम क्या है सही है। जांच करने पर भी आपका इक्वल आ रहा है, सही आ रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दिया है कि हाँ निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। निम्नलिखित का क्या ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एकदम आसान है। आपका पहला संख्या दिया है, पहला दिया है कि 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का आपका क्या ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। अगर 12 को आप विभक्त कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 दूना के 4, 3 12। अगर 15 को करेंगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। अगर 21 को करेंगे 21 को तो यहाँ पे 3 इंटू 7 हो जाएगा। देखिए तीनों में आपका जो कॉमन है वो एचसीएफ हो जाएगा। तीनों में क्या कॉमन है 3, तो एचसीएफ बराबर आपका 3 हो जाएगा। एलसीएम आपका क्या होगा 2 को 2 है, एलसीएम बराबर 2 इंटू 2, 3 तीनों में कॉमन है, एक 3 ले लेंगे। इसके बाद 5 गुणे 7 ले लेंगे, 5 गुणे 7। अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एलसीएम में तो आपका आ रहा है 420। देखिए 420 बहुत खतरनाक नंबर है, समझे 420 ही। तो यहाँ पर एलसीएम 420 आ रहा है और एचसीएफ आपका जो तीनों में कॉमन है वो 3 हो जाएगा और एलसीएम आपका पूरा मल्टीप्लाई कर देने के बाद ये तो बहुत आसान है, ये बन जाएगा। इस तरह से एक नंबर का जो क्वेश्चन है परीक्षा में बनता है ऐसे। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आगे जो दिया है वो क्वेश्चन आपका दिया है कि एचसीएफ 306 बराबर 9। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन एक आगे और एक क्वेश्चन है कि कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए 6n जो है आपका 0 पर समाप्त कभी नहीं होगी, क्योंकि यह एक संख्या है और संख्या निरंतर आगे की ओर बढ़ता है, ना कि पीछे की ओर फिर लौट के आता है। तो यहाँ पर हमको एक तर्क देना है। मान लीजिए कि एग्जाम में आ जाएगा तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले मानेंगे कि माना कि 6n 5 से पूरी तरह क्या है विभक्त है। ठीक, मानने में क्या जाता है विभक्त नहीं है। हम लोग प्रश्न में मान लेंगे कि माना कि 6n जो है 5 से पूरी तरह क्या है विभक्त है, लेकिन 6n केवल 2 और 3 का गुणनखंड है, केवल 2 और 3 का है, जिसमें 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने पे ही आपको 6 मिलेगा। तो 6 केवल 2 और 3 का ही क्या है मल्टीपल है, गुणनखंड है। लेकिन
आधारभूत अंकगणितीय परिमेय से हम जानते हैं कि प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंडन जो होता है वो अद्वितीय होता है। क्या होता है? अभाज्य गुणनखंडन अद्वितीय होता है, वो अकेले नहीं होता है, अद्वितीय होता है। अतः मेरी मान्यता क्या है? गलत है। अतः 6 0 पर समाप्त नहीं होगी। 6 आपका 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया है कि HCF 306 कॉमा 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 आपका ज्ञात करना है। तो यहां पर जो होगा आपका दो संख्याओं का गुणनफल अभी हम लोग ज्ञात किए। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम होता है। हम लोग अभी इसको चेक किए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम हम लोग जांच में चेक किए हैं। आइए दो संख्याओं का गुणनफल मान लीजिए कोई पहली संख्या है और गुणे दूसरी संख्या है, बराबर कर देने पे आपका HCF गुणे एलसीएम आ जाना चाहिए, एलसीएम आ जाना चाहिए। देखिए तो यहां पर जो दिया है HCF दे दिया है, लेकिन आपका एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहां पर ना एलसीएम है, अगर एलसीएम को आप पकड़ रहे हैं, एलसीएम को, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल, इसमें नहीं आएगा तो बटा में आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, बटा में HCF हो जाएगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल आपका क्या दिया है? HCF गुणे एलसीएम 306 इंटू 657, लेकिन HCF आपका दे दिया है 9। तो दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुणे 91, 26 306 है, 306 गुणे 657 अब बटा के HCF आपका 9 दे दिया है। इसकी क्रिया कर देंगे, जो आएगा वो मेरा उत्तर हो जाएगा। इसमें भी कोई अधिक कठिन परिश्रम नहीं करना है, बस फार्मूला पे आपको बैठा देना है। फार्मूला पे बैठा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब अगला संख्या आपका दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? देखिए जो लास्ट में आपका 13 दिया है, 13 दिया है, अगर उसको कॉमन ले लेंगे, लास्ट में इसमें 5 दिया उसको कॉमन ले लेंगे, दोनों को कॉमन लेने के बाद गुणा करने के बाद अगर हमारी दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं आ जाएंगी तो ये संख्याएं भाज्य संख्या है। लेकिन अगर दोनों संख्याएं भाज्य संख्या नहीं आएंगी तो ये भाज्य संख्याएं नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक ना। देखिए 13 अगर कॉमन ले रहे हैं इसमें तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, 11 7 77 1 78, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? 78। अगर 78 आपका आ जा रहा है तो 78 में अगर आप 78, तो 78 एक संख्या जो है वो भाज्य संख्या है। अगर इसमें आप देख रहे हैं 5 कॉमन ले रहे हैं तो लास्ट में 1 बच रहा है, तो 1 बचेगा, तो इसमें अगर गुणा करेंगे तो आपका 1008 आएगा और +1 बचेगा, 1008 आएगा +1 बचेगा। तो 1008 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 1009 हो जाएगा। 1009 जो है ये भाज्य संख्या नहीं है, यह एक अभिष्ट संख्या हो जाएगी, यह एक अभिष्ट संख्या हो जाएगी। इसीलिए ये संख्याएं जो हैं वो भाज्य संख्याएं हैं। आप कॉमन लेकर के जो प्लस में दिया है बीच वाले को सबको गुणा कर दीजिएगा, इसमें जो है उसको गुणा कर दीजिएगा, आएगा तो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। एक लास्ट प्रश्न आपका 1.2 में दिया है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए कि एक वृत्ताकार पथ यानी कि वृत्ताकार फील्ड है, उसमें जो है चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। एक चक्कर सोनिया लगा रही है तो कितना मिनट ले रही है? 18 मिनट, 18 मिनट ले रही है। और वहीं कह रहा है
कि रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। एक रवि नाम का लड़का है, उसको 12 मिनट लगता है चक्कर लगाने में। तो कह रहा है कि पुनः दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक जो है एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो आप 18 का आराम से, अब 12 का आराम से एलसीएम निकाल दीजिए। 18 यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 दूना का 6, 36 18, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम अगर निकालिएगा, हाँ देखिए एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा, एलसीएम निकालना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 दूना के 4, 3 बार बढ़ती हैं 36, यानी कि 36 मिनट बाद ये पुनः एक ही स्थान पर आकर के मिल जाएंगे। इसी तरह से हमको लगता है कि आपका ये 1.2 खत्म हो गया। तो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, कहीं डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। इसका हल आपको अगले वीडियो में हम लोग दे देंगे। इसीलिए हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या को प्रूव करेंगे और अपरिमेय को। इसीलिए अतः आज का क्लास इतना ही। जय हिंद।